प्यारे साथियों, BSTC 2020 और PGT की इस शानदार सीरीज जिसमें हम शिक्षण और रुचि पर विस्तार से चर्चा करते हैं, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुछ विशेष गति के साथ इस सेशन को पूरा करेंगे और आपको भी इसमें अपना योगदान देना है। आप सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे और इसके उत्तर देंगे, ठीक है। तो आज का पहला प्रश्न देख लो। प्रश्न है, प्राथमिक स्तर के अध्यापक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित है, कौन सी बताओ। पहली, विद्यार्थियों के भविष्य का निर्माता। दूसरी, समाज की रीढ़। और तीसरी, समाज सेवक साक्षर व्यक्ति। बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा। चौथी है साक्षर व्यक्ति, तीसरी समाज सेवक। तो इनमें से कौन सी हो जाएगी एक शिक्षक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका। बताओ जल्दी से। जिन दोस्तों का उत्तर पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही है, उनको मैं बता देता हूँ। क्योंकि एक शिक्षक का काम क्या होता है, शिक्षक का काम होता है विद्यार्थियों के भविष्य को एक सुंदर तरीके से, व्यवस्थित तरीके से विकसित करना, ठीक है। एक शिक्षक का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, एक शिक्षक का उद्देश्य होता है एक अच्छा समाज निर्माण करना। एक शिक्षक का कर्तव्य भी यही, उद्देश्य भी यही होता है और उसकी महत्वपूर्ण भूमिका भी यही होती है। अगला प्रश्न देखो, एक अध्यापक की मुख्य शैक्षिक योग्यता कौन सी है, इनमें से कौन सी योग्यता है। पहला ऑप्शन मिलता है आपको शिक्षण शास्त्र का ज्ञाता। दूसरा ऑप्शन मिलता है विषय पर अधिकारिता। तीसरा अभिव्यक्ति में परवाह और चौथा है ज्ञान पिपासा। तो इसका जल्दी से उत्तर दो मुझे। जल्दी से इसका कमेंट करो। बिल्कुल सही। दूसरा ऑप्शन जिन दोस्तों को भी आ रहा है बिल्कुल सही है। विषय पर अधिकारिता होनी चाहिए, अधिकार होना चाहिए शिक्षक का, अच्छा सा कमांड होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट पर, तभी वो जाकर अपने सब्जेक्ट में अच्छा शिक्षक बन सकता है, पूरे समाज में अच्छी ख्याति प्राप्त कर सकता है, ठीक है। उसको अपने सब्जेक्ट का पूरा ज्ञान होना चाहिए। ये बात आप सभी के समझ में आ गई होगी। बिना सब्जेक्ट के ज्ञान किए कोई शिक्षक अच्छा शिक्षक नहीं बन सकता। जिस विषय का वो अध्यापक है उसका उससे पूरा संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। लो, तो अब देख लो अगला प्रश्न है आपके लिए, एक अध्यापक का अनिवार्य व्यक्तित्व संबंधी गुण है। कौन सा व्यक्तित्व संबंधी अनिवार्य गुण है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों से प्रेम। दूसरा शारीरिक एवं मानसिक स्वच्छता। तीसरा है उच्च नैतिक चरित्र। चौथा है आलोचनात्मक दृष्टिकोण। तो बताओ उसका जल्दी से उत्तर, जल्दी से बता दो इसका। देखो, एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको। एक जो शिक्षक होता है ना, उसका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। उसका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि एक जो विद्यार्थी है उसको ना उदाहरण देने के लिए किसी और अमूर्त चीज़ों की सहायता ना लेनी पड़े। मतलब मूर्त चीज़ों के रूप में स्वयं का उदाहरण दे सके। बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे अनुकरण से सीखते हैं। मतलब आप जैसे ह्यूमर मिराज खा रहे हो तो बच्चे वैसे संकल्प बनेंगे और विभिन्न प्रकार की असामाजिक घटनाएं करेंगे, गलत कार्य करेंगे आपकी तरह। वो भी अन्य वस्तुओं का जो निषेध मानी जाती है उनका सेवन करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की ये बात हो गई। तो उस हिसाब से इसका उत्तर सोच लो आप। थोड़ा सा हिंट दे दिया मैंने आपको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। शिक्षा का उच्च नैतिक स्तर होना चाहिए, एक अच्छा लेवल होना चाहिए उसका, ठीक है। अगली बात करते हैं। अगला प्रश्न मिलता है ना कि एक अध्यापक का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है। पहला ऑप्शन विद्यालय का बजट बनाना। दूसरा ऑप्शन शिक्षण अधिगम। तीसरा है विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देना। चौथा है संस्थागत कार्य करना। तो इसका जल्दी से उत्तर दो। मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य कार्य क्या है, बात वही है। बताओ इसका जल्दी से क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। शिक्षक को क्या है, क्या करना है, मार्गदर्शन देना। किनको, विद्यार्थी को। एक शिक्षक अच्छा मार्गदर्शक होता है और एक शिक्षक अच्छा बिल्कुल उनका एक अधिगम करवाने के लिए एक मार्ग प्रदान करता है। एक शिक्षक होता है ना, वो पाठ्य पुस्तक और विद्यार्थी, समाज और विद्यार्थी के बीच में एक सेतु का काम करता है, ठीक है। एक मार्गदर्शक का काम करता है। बात समझ गए होंगे। अगला प्रश्न पर नज़र डालो। अगला प्रश्न,
प्राथमिक स्तर पर अध्यापक विद्यार्थी संबंध होना चाहिए। अध्यापक और विद्यार्थी का आपसी संबंध कैसा होना चाहिए, इस बात का आपसे प्रश्न पूछा गया। तो प्रश्न का ऑप्शन देख लीजिए। पहला मानवीय और मित्रतापूर्ण, दूसरा संकीर्ण विशिष्टीकरण, तीसरा सहानुभूतिपूर्ण और स्नेहपूर्ण, और चौथा है अधिगमकर्ता को समझने में अध्यापक की रुचि लेनी। अधिगमकर्ता को समझने में अध्यापक को रुचि लेनी, इनमें से कौन सा संबंध अध्यापक और विद्यार्थी का होना चाहिए, बताओ जल्दी से कमेंट करके। टीचर और स्टूडेंट के रिलेशन कैसे होने चाहिए, जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही, तीसरा ऑप्शन दे रहे जो जवाब दे रहे हैं दोस्त, उनको बिल्कुल चाहिए, क्योंकि एक अध्यापक होता है उनका सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। जैसे कोई बच्चा है अच्छा इंटेलिजेंट है, अच्छा होशियार है, तो उसके प्रति कृतज्ञ मतलब बिल्कुल वो अच्छा भाव रखना चाहिए, प्रेम भाव रखना चाहिए। और जैसे कोई बच्चा है कमज़ोर है, तो उसके प्रति सहानुभूतिपूर्ण भाव रखना चाहिए। ठीक है, उनकी भावनाओं को, उनके दुखों को, उनकी समस्याओं को आत्मसात करने का प्रयास एक शिक्षक को निरंतर करते रहना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अपना बहुत शानदार प्रश्न। प्राथमिक स्तर पर कक्षा अध्यापक प्रणाली विषय अध्यापक प्रणाली से अधिक उपयुक्त है, क्योंकि विभिन्न विषयों का सहसंबंध संभव है। सहसंबंध संभव है तो भाई अच्छी बात है। तो न्याय संगत गृह कार्य संभव है। तीसरा देखो अधिक व्यापक विद्यार्थी संपर्क संभव है। और चौथा है विषय ज्ञान का विशिष्टीकरण संभव है। तो अब आप प्रश्न को वापस अच्छे से देखो। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो प्राथमिक स्तर होता है ना, पहले से 5वीं तक, वहाँ पर जो अध्यापक प्रणाली मतलब जो टीचर जो केंद्रित होता है ना, अध्यापक केंद्रित जो विषय वस्तु होती है ना, वो विषय अध्यापक प्रणाली से अधिक उपयुक्त है। मतलब जो एक शिक्षक जो कक्षा अध्यापक है ना, वो प्रणाली अच्छी मानी जाती है उसके, जो कि एक विषय प्रणाली है। अब चलो बिल्कुल शॉर्ट में समझाता हूँ। पहली से 5वीं तक क्या होता है, पहली से 5वीं तक आपके जब आप रेट लेवल फर्स्ट दोगे ना, BSTC करोगे, उसके बाद लेवल 1 का एग्ज़ाम दोगे, तो वहाँ पे क्या देखा आपने, वहाँ पे एक चीज़ देखी होगी, उनमें आपको सभी सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देना होता है। सब्जेक्ट होते हैं आपके पास सामाजिक विज्ञान होती है, विज्ञान होती है, गणित होती है, हिंदी, आप संस्कृत ले तो संस्कृत, सभी तरह की चीज़ें होती हैं। अच्छा, कुछ दोस्त कहेंगे कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान नहीं होती। दोस्तों वहाँ पर जो EVS इन्वायरमेंटल स्टडी मतलब पर्यावरण अध्ययन होता है ना, उसमें सामाजिक और विज्ञान दोनों का सम्मिश्रण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको सभी सब्जेक्ट इसमें सम्मिलित हैं। तो अब देखो ये विषय अध्यापक तो है ही नहीं, क्योंकि सभी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं उस टीचर को। तो रही बात कौन सी, तो बात रही है कक्षा अध्यापक की। तो कक्षा अध्यापक मतलब वहाँ पे जो अध्यापक होगा वो अध्यापक केंद्रित शिक्षा है। अब देखो अध्यापक तो सभी विषयों का ज्ञान है भी अध्यापक को, तो अब ये बात तो हो ही नहीं सकती कि मतलब कोई अध्यापक है जो गणित का है, कोई अध्यापक हिंदी का, कोई संस्कृत, मतलब एक अध्यापक को संपूर्ण ज्ञान है, तो वो उस तरह की प्रणाली होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या कारण है, समझ गए होंगे बात को। अब इसके ऑप्शनों पर देख लो, नजर डाल दो जल्दी से। विभिन्न विषयों का सहसंबंध संभव है, या फिर न्यायसंगत गृह कार्य संभव है, अधिक अध्यापक विद्यार्थी संपर्क संभव है, या विद्यार्थी अध्यापक संपर्क अधिक संभव है, ऐसे भी समझ सकते हो आप। विषय ज्ञान का विशिष्टीकरण संभव है। तो इसमें से थोड़ा सा ये थोड़ा प्रश्न कठिन है, तो अच्छे से सोच कर बताओ इसका। बिल्कुल है, जो तीसरा ऑप्शन है उसको एक बार देखो, क्या है, अध्यापक विद्यार्थी संपर्क अधिक होता है इसमें से। ठीक है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। पाठ्य पुस्तक क्या होती है, पाठ्य पुस्तक छोटे छोटे बच्चों को जो मन होता है ना, उनके अनुकूल नहीं होती। छोटे छोटे बच्चों में विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो वहाँ का जो पर्टिकुलर जो शिक्षक होगा ना, उसको पता है ये बच्चा किसमें गणित में अच्छा है, इसकी इंग्लिश में अच्छी पकड़ है, इसकी हिंदी में अच्छी है। तो विभिन्न प्रकार की चीज़ें आप देखते हो, जीके किसी का अच्छा है, तो वो अध्यापक समझ सकेगा कि किस चीज़ पर कितना फोकस करना। वो पाठ्य पुस्तक आधारित ना बना के उसको कक्षा अध्यापक जो होता है ना वैसा बनाया गया है। विषय अध्यापक ना बना के, जैसे विषय अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। जैसे कोई अगर हिंदी का अच्छा गया था, टीचर गया पहली से 5वीं तक की कक्षा में, वो वहाँ जाके कुछ चीज़ें समझाता है हिंदी की। अब किसी बच्चे को गणित कमज़ोर है या हिंदी कमज़ोर है,
तो बच्चा क्या करेगा, जैसे किसी की हिंदी कमज़ोर है, वो उनको पढ़ा तो वो उसको बिल्कुल डिफ़ॉल्ट संग मान लेगा कि इसको कुछ नहीं आता है, हिंदी नहीं आती मतलब कुछ नहीं आता, ठीक है। बाकी वो दूसरे सब्जेक्ट में वो अच्छा है तो भी उसको ध्यान नहीं कर पाएगा। परंतु जब एक अध्यापक को सभी प्रकार की विषयों को ध्यान है तो वो अन्य प्रकार का मूल्यांकन भी कर पाएगा। इस प्रकार ये भी ये अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। चलो अगला देखो प्रश्न। अगला प्रश्न, प्रजातांत्रिक नेतृत्व में एक नेता का निर्णय निर्भर करते हैं किस पर? नेता के स्थायीकरण पर, समूह के सदस्यों के अनुसार लचीलेपन पर, समूह के सदस्यों के सहयोग पर और समूह के सदस्यों की सलाह पर। किस पर निर्भर करता है बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही है। क्या है, समूह के जो सदस्य होते हैं ना, उनका जो सहयोग हो रहा है एक नेता के प्रति, वो सहयोगी उनका निर्णय निर्भर करते हैं। जैसे कि वर्तमान में राजनीति के संदर्भ में आप लेकर के देख सकते हो कि जितने सांसद या विधायक मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का सहयोग करेंगे, वो जैसी अपेक्षा रखेंगे, वो तो उसी के हिसाब से जो एक वहाँ का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री है वो अपने निर्णय सुनाता है। अगर इस बात पर एक दूसरे में मन मुटाव है बहुत सारे विधायकों या सांसदों में, तो उस प्रकार की बात नहीं करेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी आपके, ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन के व्यापक जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, या व्यापक शब्द अर्थ क्या है वो देखो। पहला ऑप्शन देखो, इसमें शैक्षणिक या शैक्षिक और अशैक्षिक क्रिया होती है। दूसरा है बालक के विकास के विभिन्न पक्षों में निहित होते हैं। तीसरा देखो, इसमें छात्रों की विषय की ग्रेड्स यानी श्रेणी निहित होती है। चौथा देखो, इसमें असंज्ञानात्मक क्षेत्र निहित है। तो अब सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए सबसे विस्तृत शब्द चुनना है यहाँ पे। अच्छा, सतत व्यापक मूल्यांकन को एक नाम दिया जाता है CCE, कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक है। तो इसका जल्दी से उत्तर बताओ आप। बिल्कुल सही, कुछ तो दोस्त बिल्कुल शानदार उत्तर दे रहे हैं इसका। और दोस्त, बाकी दोस्त भी जवाब दीजिए। ठीक है, बिल्कुल सही, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। बालकों के विकास के विभिन्न पक्ष निहित होते हैं, विभिन्न पक्षों में निहित होती हैं, ठीक है। शैक्षणिक कार्य भी होते हैं, 6 शैक्षणिक कार्य होते हैं। विभिन्न प्रकार की जो विषय वस्तु दूसरी भी है, उनके संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, तीन ही चीज़ों का इसमें समावेश होता है, ठीक है। शैक्षणिक और शैक्षणिक कार्य भी इसमें सम्मिलित हो जाते हैं।